आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं, पहले से ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग हमारी फैमिली में 5000 लोग पूरे होने वाले हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। आप लोगों का साथ अगर ऐसे ही मिलता रहा तो कहानी का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा और आगे हम और आप दोनों मिलकर एक साथ बढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बता दें ताकि आपका नाम वीडियो के आखिर में लिया जा सके। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसा सुनाने वाले हैं जिसमें दो सच्चे दोस्त ज़रा सी गलती की वजह से, या यूँ कहें कि एक दोस्त की आशिकी उनकी ही दुश्मनी की वजह बन जाती है और एक सच्ची गहरी दोस्ती पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है। जहां एक लड़का अपनी बहन के साथ एक ही घर में रहता है तो वहीं उसका दूसरा दोस्त अपने ही दोस्त की बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर देता है, कुछ ऐसी हरकत कर देता है, उसके साथ प्यार का चक्कर चलाता है जिससे उनकी बरसों पुरानी दोस्ती में दरार आ जाती है और वो एक दूसरे के आपस में इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं कि बाद में उसका खामियाजा किसी एक को भुगतना पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें उनकी शुरुआती ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है। तो एक ऐसा लड़का जो बिहार प्रदेश का होता है, मगर उसका रहन सहन अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शहर में होता है और ये लड़का बीए पार्ट फर्स्ट की स्टडी कर रहा था और एक दिन ये लड़का अपने दिल्ली शहर से बिहार प्रदेश अपने होम टाउन पहुँचता है क्योंकि उसका बीए पार्ट 1 का वहाँ एग्ज़ाम होने वाला था। और लड़का जब घर पहुँचता है तो वहाँ बीए पार्ट 1 का एग्ज़ाम देता है। साथ ही जिस गांव का ये लड़का होता है उसी के थोड़े पास वाले गांव में किसी शादी का फंक्शन होता है जिसमें इस लड़के का भी इनविटेशन दिया जाता है। तो अब होता क्या है कि एग्ज़ाम से निमट कर वो लड़का रात के समय शादी के फंक्शन में जाता है और जब ये शादी के फंक्शन में जाता है तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये वापस लौटकर अपने घर पर नहीं आता। यानी लड़का घर से तो रवाना हुआ था शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंचा और जब वक्त ज़्यादा गुजरता है तो उसके घर वाले उसे फ़ोन करते हैं। उसके नंबर पर रिंग तो होती है मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता और आखिरकार ये सोचकर लड़के के घर वाले, परिवार वाले बेहद परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि उनका बेटा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। उन्हें फ़िक्र होती है और इसी फ़िक्र में जब वो लोग उसको आसपास की जगहों पर तलाश करना शुरू करते हैं तो वो उसको ढूंढते ढूंढते उसी शादी समारोह में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब शादी समारोह में भी लड़के का कुछ पता नहीं चलता और देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है, तो उसके बाद अगली सुबह लड़के के घर परिवार वालों को एक ऐसी खबर मिलती है जिसका शायद ही इनको कोई अंदाज़ा हो। उस लड़के की बड़े ही बेरहमी से किसी ने हत्या करके लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया था। अब देखिए ये खबर पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस भी सुनकर तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाती है और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उसके आसपास के एरिया को सील कर कर पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, क्योंकि जहां पर लड़के को बेरहमी से कत्ल करके फेंका गया था वो जगह दरअसल 2 ज़िलों का बॉर्डर पड़ता है और इसी वजह से दोनों ज़िलों की पुलिस आकर वहां उस लड़के की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। आखिर इसकी क्या वजह थी, पुलिस का ऐसा रवैया क्यों था, जबकि दोनों तरफ की पुलिस टीम यही कह रही थी कि ये लड़का हमारे इलाके का तो है मगर इसकी हत्या हमारे इलाके में नहीं हुई है, और दूसरे पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि हत्या चाहे इसकी यहाँ ज़रूर हुई मगर ये हमारे इलाके का भी नहीं है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में अभी नहीं ले सकते। अब देखिए जब दोनों ज़िलों की पुलिस इस तरह की बातें करती है तो देखते ही देखते माहौल कुछ इतना गंभीर बन जाता है कि उसकी डेड बॉडी पूरी रात वहीं पड़ी रह जाती है और लगभग काफ़ी घंटों का समय उसकी डेड बॉडी को बीत जाता है पड़े पड़े। तो उसको देखकर वहाँ की पब्लिक और गांव के सभी लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं, पुलिस पर भड़क जाते हैं। तब जाकर फैसला होता है कि एक पुलिस चौकी इस लड़के की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और जब इस लड़के की मौत की खबर उसके घर परिवार को मालूम चलती है तो इसे सुनने के बाद उसके परिवार के किसी भी सदस्य को अपने कानों पर यकीन नहीं होता
कि उनका लड़का ऐसा भी कर सकता है या फिर उनके लड़के के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वाकई में आज की जो ये कहानी है ये आपको भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान कर सकती है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो अब इस लड़के की मौत की वजह भी इस कहानी में आपको जानने को मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि इतनी बेरहमी से इस लड़के को सड़क किनारे किसने मार कर डाला। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जैसे कि बताया, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश की है और इसी बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर। और इसकी कहानी पहले भी मैं आपको सुना चुका हूँ। और इसी मुजफ्फरपुर के अंदर एक छोटा थाना पड़ता है साहिबगंज। थाने से थोड़ी ही दूरी पर एक गांव होता है घारोपाली, और इसी घारोपाली का रहने वाला एक लड़का अभिषेक, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। अभिषेक वैसे तो देखिए अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली शहर में रहता था, लेकिन 5 नवंबर 2022 को वो दिल्ली से चलकर अपने गांव अपना एग्ज़ाम देने के लिए आया था। मगर 25 नवंबर 2022 को इसी के गांव में जो थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव पड़ता है जिसका नाम है दिलावरपुर, जो कि पश्चिमी चंपारण ज़िले में ये लगता है। साथ ही इसी ज़िले के अंदर एक और थाना लगता है जिसका नाम है केसरिया। तो दिलावरपुर में ही दरअसल अभिषेक का एक मित्र रहता है जिसका नाम होता है आनंद मोहर। और जब 25 नवंबर 2022 को अभिषेक को दिलावरपुर गांव में एक शादी के समारोह में इनविटेशन दिया जाता है, तो रात के वक्त अभिषेक दिलावरपुर गांव में पहुंचता है। लेकिन जो इसका दोस्त है आनंद मोहर, उसकी बहन से दरअसल इस अभिषेक का लव अफेयर चल रहा था। लेकिन जब अभिषेक शादी में जाता है तो वो इस बात की खबर अपने दोस्त आनंद मोहर को नहीं देता, बल्कि अपनी प्रेमिका यानी आनंद की बहन को देता है। और जब ये फ़ोन पर बात करता है तो उसकी प्रेमिका उससे मिलने की गुहार लगाती है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे अभी मिलना है। और जब प्रेमिका उससे मिलने की बात करती है तो तब अभिषेक भी तुरंत उससे मिलने को तैयार हो जाता है और वो शादी समारोह से निकलकर किसी बहाने से सीधा अपनी प्रेमिका के घर यानी अपने दोस्त आनंद मोहर के घर पे पहुंच जाता है, क्योंकि उनके घर पर सिवाय उसकी बहन के कोई नहीं था। सभी लोग फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इसलिए इस रात का फ़ायदा उठाते हुए जब अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचता है तो अचानक उस लड़की का भाई आनंद मोहर अभिषेक उसको वहां पर देख लेता है। और जबकि ये बात अभिषेक को भी नहीं पता होती कि जिस लड़की के साथ उसका चक्कर चल रहा है, जिसके साथ उसका प्रेम है, जिसको वो प्यार करता है, वो उसी के दोस्त आनंद मोहर की बहन है। यानी वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था। मगर आनंद मोहर जब इन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देखता है, संबंध बनाते हुए देखता है और गले मिलते हुए बात करते हुए देखता है, तो लड़की के भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाता है और फिर वो तुरंत ही इसकी खबर अपने दूसरे भाई छोटू कुमार को देता है। अब यहाँ पर छोटू कुमार भी मौके पर मौजूद था। अब ये तीनों एक साथ होते हैं। अब ये अभिषेक को पकड़ लेते हैं और देखिए अब ये दोनों मिलकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और उसका बीच बचाव करने के लिए अभिषेक की प्रेमिका बीच में आ जाती है और साथ ही शोर शराबे की आवाज़ सुनकर घर में, क्योंकि नीचे दादी भी मौजूद थी उनकी, तो वो भी इनके कमरे में आ जाती हैं और आनंद मोहर और अपने छोटे पोते से कहती हैं कि वो अभिषेक को छोड़ दें। लेकिन आनंद मोहर भी इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ था और गुस्सा हो चुका था कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था और बस यही कह रहा था कि आखिर मेरा इतना सच्चा दोस्त मेरी ही बहन के साथ मेरे पीछे ये क्या गुल खिला रहा था। और इसी बात से तंग आकर छोटू कुमार और आनंद मोहर मिलकर इस कदर उसकी पिटाई करते हैं और लगातार पिटाई करते करते मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इन्हें लगता है कि ये बेहोश है, उसके बाद भी उसे मारते रहते हैं। और जब अभिषेक की मौत हो जाती है तो ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि शायद अब हम पकड़े जाएंगे। इनको डर हो जाता है क्योंकि गवाह में उनके खिलाफ उनकी बहन जो खड़ी थी, जो अपने प्रेमी से बेहद प्यार करती थी, वो उसे मरा हुआ देखकर जब चीखने चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू करती है, तो ये दोनों अपनी बहन की गवाही से डरकर पहले तो उसको धमकाकर चुप करा देते हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। अगर इस हालत में इसको किसी ने देख लिया या किसी को भी इसकी खबर लग गई तो हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए ये दोनों उसी रात को अभिषेक की डेड बॉडी को लेकर
पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर ज़िले के बीच एक बॉर्डर पड़ता है। तो वहीं बॉर्डर पर ये सड़क किनारे ये दोनों मिलकर अभिषेक की डेड बॉडी को फेंक आते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जब इस बात की खबर अभिषेक के घर परिवार वालों को मिलती है तो तुरंत ही वो उसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो पुलिस भी वहां उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए इनकार कर देती है। यानी उसकी मौत का मंजर इस कदर ख़राब हो जाता है कि एक तरफ तो कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि एक तो उनके लड़के की लाश उन्हें सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली है और जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और पुलिस के ऐसे रवैये को देखकर उनका गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ता है। आसपास की पब्लिक भी दोनों ज़िलों की पुलिस के खिलाफ हो गई और उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। और दोनों तरफ की पुलिस यही जवाब दे रही थी कि लड़का हमारे क्षेत्र का तो है मगर इसकी हत्या हमारे क्षेत्र में नहीं हुई, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और इसी वजह से देखते ही देखते काफ़ी घंटों तक अभिषेक की लाश सड़क किनारे ऐसे ही पड़ी रहती है और यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई भी उसकी लाश को छोड़कर वहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहा था और पुलिस वाले भी उसको अपने कब्ज़े में नहीं ले रहे थे। फिर आखिरकार जब लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा करना शुरू किया तो तब जाकर साहिबगंज थाने की पुलिस अभिषेक की डेड बॉडी को आखिरकार अपनी कस्टडी में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस वालों को पता चलता है कि जो आनंद मोहर की बहन है यानी अभिषेक की प्रेमिका है, वो तुरंत अभिषेक के घर पहुंचती है और अभिषेक के चाचा जिनका नाम है विजय कुमार, उनसे जाकर ये सारी कहानी वो अपनी बयां करती है। वो कहती है दरअसल अभिषेक मुझसे मिलने के लिए आया था मगर रात में मेरे भाई आनंद मोहर और छोटू कुमार ने हम दोनों को एक साथ में पकड़ लिया और ऐसी स्थिति में देख लिया, जिसके बाद से मेरे दोनों भाइयों ने बुरी तरीके से अभिषेक को मारा पीटा और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जबकि मैंने और मेरी दादी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से अभिषेक की ज़िंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन दोनों ने ज़रा भी रहम नहीं खाया। उन्होंने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और इस कदर उन्होंने अभिषेक को पीटा जिससे घटनास्थल पर ही अभिषेक की मौत हो गई। उसके बाद से ये दोनों मेरे भाई यहाँ से फरार हो चुके हैं, मगर मैं भी चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों को अपने किए की अपने गुनाह की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अभिषेक से बेइंतहा प्यार करती थी और मैं अपने प्यार का बदला ज़रूर लेकर रहूँगी, अपने प्यार को इंसाफ दिलाकर रहूँगी। और बस यही सब कुछ कहकर जब वो सारी बातें अभिषेक के चाचा से बताती है तो अभिषेक के चाचा विजय कुमार सिंह तसल्ली से पूरी कहानी सुनकर बाद में पुलिस थाने में जाकर पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता देते हैं। और अभिषेक के चाचा की ही तहरीर पर पुलिस जब मुकदमा दर्ज करती है तो तब आनंद मोहर और उसके छोटे भाई छोटू कुमार की तलाशी करना शुरू कर देती है। मगर ये दोनों काफ़ी कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस की गिरफ्त में दोनों आ जाते हैं और दोनों से सख्ती से पूछताछ भी की जाती है और दोनों अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात अभिषेक के घर वालों को मालूम पड़ती है कि आखिरकार किस वजह से अभिषेक दुनिया से चला गया, तो चाचा उसके परिवार वालों को भी ठीक वैसे ही कहानी जब सच सच बताते हैं तो उसके घर वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो जाएगा। अभिषेक दिलावरपुर की रहने वाली एक लड़की के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा, उसने ऐसा काम क्यों किया। खैर, घर वालों को बहुत अफसोस होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आते हैं कमेंट सेक्शन में, और जिन लोगों ने अपने नाम बताए थे उनके नाम। प्रदीप कुमार शुक्ला जी कहानियाँ सुनते हैं, तो प्रदीप कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू नायक जी ने गुजरात की कहानी की फरमाइश की है, तो जल्दी आपको सुनाएंगे। और एस कुमार जी हैं, बलदेव कम्बाले जी हैं, वो कहते हैं नमस्कार आदाब सत श्री अकाल ज़रूर कहा करें, तो भाई उसी से शुरुआत की है। इमरान व्लॉग जी हैं, धन्यवाद भाई। रियल फार्मर फैमिली हैं, धन्यवाद। दीपक कुमार जी हैं, रवि नॉरिस जी हैं, टूकाराम पाटिल जी हैं, त्रिपुरारी प्रसाद जी हैं, उदय मंडल जी हैं, बालकृष्ण जी हैं, संतोष गुर्जर जी हैं,
सत्येंद्र सिंह जी हैं। फाय हायदेन जी हैं। मिलन पटेल जी हैं। इंडियन बॉय जी को कहानी सुनाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, तो भाई हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलजीत कौर जी हैं, धन्यवाद। पुतुल मानकी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी हैं, तैयब अली जी हैं, बाल गोविंद कुमार जी हैं। पवन जी को कहानियाँ पसंद आई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरुण मिश्रा जी हैं, रविराज जी हैं, प्रभु सिंह जी हैं, महेंद्र नाथ जी हैं, डॉक्टर फैज़ राजपूत हैं, एमडी फारिद जी हैं और सत्यनारायण जी हैं, जनपद इटावा से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आप कितना सतर्क हैं। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।